नमस्कार उजांकियंस, मैं काजल आपका स्वागत करती हूं इस बेहद खास प्रोग्राम में जो आपकी सोच और समझ को बदल कर रख देगा। दोस्तों, आप लोग सालों साल बचपन से लेकर जवानी तक जी तोड़ मेहनत करके तब कहीं जाकर अब 12वीं का एग्जाम क्लियर कर पाते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपना अगला कदम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो एक अजीब सा डर, अजीब सी घबराहट हमारे दिल और दिमाग पर काले बादलों की तरह छा जाती है कि कौन सा कोर्स चुने, कि कौन सी लाइन चुने। तो आज इसी उलझन को खत्म करने के लिए आज उजांग आईएएस एकेडमी के फाउंडर एंड डायरेक्टर हमारे साथ उजांग सर मौजूद है। थैंक यू। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत वेलकम है इस वीडियो में, इस प्रोग्राम में, कि हमारे जो उजांकियंस हैं वो उनके एक सवाल है कि 12वीं के बाद सबसे ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, उलझन होती है कि वो कौन सा कोर्स चुने, कौन सी लाइन चूज़ करें। अगर कोई आईएएस बनना चाहता है तो उनका पहला कदम क्या हो जिससे वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। बहुत ही सीरियस और बहुत सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। एक्चुअली जब हम भी 12th हमने किया तो ये प्रश्न हमारे लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण था। उन दिनों मुझे याद है कि मैंने अपने मामा से, फिर मामा के साले से, सर बहुत लंबी बात की, हम आपस में पूछते रहते और फाइनली उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं, ऐसे कर लो, इलाहाबाद चले जाओ, ये कर लो। कई बार लगता है कि डिसीजंस अगर हमें कोई शुरुआत से गाइड करे तो हमारे लिए वो चीज़ें समझना बहुत आसान होगा। खैर, ये उन दिनों की बात थी जब करियर ऑप्शंस इतने ज़्यादा नहीं थे, हमारे पास इतना ज़्यादा एक एक्सपोजर नहीं था। लेकिन आज का स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा अवेयर है अपने करियर को लेकर, ऑप्शंस बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। अगर इस सवाल का जवाब मैं दूं तो आज 12th के बाद 3 कैटेगरीज हमारे पास हैं। एक जो हमारे पास परंपरागत करियर है, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल करियर बोलते हैं। दूसरा जो गैर परंपरागत यानी जो नया आया, और एक तीसरा जो बिल्कुल ही नया है जिसके बारे में अब बहुत ज़्यादा चर्चा होने लगी है। तो 12th के बाद ऑप्शंस में अगर हम देखेंगे तो जो कन्वेंशनल मेथड है वो इंजीनियरिंग हो गई प्रिपरेशन, यानी कि आप जो भी हमारे IIT JEE हो गए या अदर स्टेट एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ पे आप जा सकते हैं। इसके बाद मेडिकल नीट का जो एग्ज़ाम है इसके साथ जा सकते हैं। तमाम और चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए प्रिपरेशन आप बेसिक अपनी जो है वो शुरू कर सकते हैं, इसके साथ साथ जो उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। तो ये बेसिकली हमारे कन्वेंशनल हो गए। अगर नए करियर्स की बात करें तो होटल मैनेजमेंट आफ्टर 12th, उसके लिए आप बेसिक प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आज के डेट में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है नए नए, जैसे कंपनी सेक्रेटरी जॉब्स के लिए हो गया, या कुछ और फिल्म मेकिंग हो गई, आजकल समय में डिजिटल मार्केटिंग हो गई। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्कोप आ रहा है, सैलरी पैकेजेस बहुत अच्छे हैं और एक वर्ल्ड वाइड मार्केट आ रहा है। स्पेशली पिछले कुछ समय से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजीज़ में, डिजिटल मार्केटिंग में, जब से कोविड आया है और एजुकेशन, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आया है, तो इस तरह सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, इसके लिए बहुत से नए नए मेथड्स निकल कर सामने आए। और अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि बहुत सी रेपुटेड यूनिवर्सिटीज़ जो है वो ऑनलाइन कोर्सेज अपने लॉन्च कर रही हैं, गवर्नमेंट भी उसको मान्यता दे रही है और डेफिनेटली इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तीसरा एक सेगमेंट निकल कर आया है जिसको माना जाता था कि वो 12th के बाद नहीं हो सकता, और ये ग्रेजुएशन के बाद या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उसको लोग सोचते थे, सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज में जो एक अपीयरेंस शुरुआत से रही है वो रही है कि भाई ये बहुत ही सीनियर लेवल, 25 साल का स्टूडेंट हो जाता है तब वो अपनी तैयारी शुरू करता है, या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वो सोचना शुरू करता था, और माना जाता था कि 12th के बाद इसके कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जिस तरह से पिछले कुछ समय में UPSC ने कुछ अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, कुछ नए बदलाव किए हैं, खासतौर पर वासवान कमेटी की रिपोर्ट कि वो कहते हैं कि हमें बहुत ही कम एज में ऑफिसर चाहिए। जिस तरह से जो हमारा प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई है कि जो स्टूडेंट कम उम्र में अंदर जाते हैं, UPSC क्रैक करते हैं, वो न सिर्फ अच्छे ऑफिसर बनते हैं, साथ ही साथ एक अलग ओरिएंटेशन ये देखने को मिलता है कि उनका जो सर्विस स्पैन होता है वो ज़्यादा होता है। और UPSC बेसिकली अनुभव आधारित शिक्षा है, एक अनुभव आधारित हमारा जो है वो ज्ञान है। तो ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से पिछले कुछ सिलेक्शन हो रहे हैं, बहुत ही कम एज में बच्चे फर्स्ट अटैम्प्ट में निकल के आ रहे हैं, ग्रेजुएशन के तुरंत बाद सेलेक्ट हो रहे हैं, और इसकी प्रिपरेशन में अच्छा खासा समय लगता है। मतलब ये 2 से 3 साल आपको इसमें अपना इनपुट देना पड़ता है। तो आज की डेट में मेरे पास बहुत से पेरेंट्स के फ़ोन आते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के फ़ोन आते हैं कि वो 10th के बाद या 12th के बाद ही अपना बेसिक फंडामेंटल बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे टीना डाबी या तमाम और ऑफिसर जिन्होंने निकाला, उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में UPSC को क्रैक किया और आज वो सेलिब्रिटी के रूप में जाने जा रहे हैं, क्योंकि देश में ये ऐसा एग्ज़ाम है जो आपको रेपुटेशन, पावर, प्रेस्टीज सब कुछ आपको देता है, एक बदलाव की ताकत देता है। तो एक बहुत बड़ा रुझान अब ऐसा बच्चों का आ रहा है कि जो 12th के बाद ही UPSC के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात समझने की ज़रूरत है कि जहाँ पर आप और कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो आप बेसिकली एक पैरामीटर होता है,
लेकिन जब आप यूपीएससी में आते हैं तो आपको डिफरेंट पैरामीटर्स को एक साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसे अगर आप इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री पर फोकस करना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बायोलॉजी पे फोकस करते हैं। लेकिन जब आप यूपीएससी में आते हैं तो आर्ट्स के सब्जेक्ट्स, साइंस के सब्जेक्ट्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, इन सब पर आपको फोकस करना पड़ता है। तो ये क्या होता है कि एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच चाहता है। इसके साथ साथ आप जो पढ़ते हैं, जैसे आप किसी एग्जाम में आप जाते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कर लिया, आप उसको क्रैक कर गए। तो इसमें ऐसा भी होता है कि आप फर्स्ट लेवल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं, सेकंड लेवल पे आपको राइटिंग करनी पड़ती है, थर्ड लेवल पे आपको इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। तो ये एग्जाम थोड़ा सा अलग नेचर का हो जाता है, मतलब एक तरह से कहें पूरी पर्सनैलिटी को चेक करता है। और पर्सनैलिटी को ग्रूम करने में किसी ऑब्जेक्टिव एग्जाम को तैयार करने के कंपैरिजन में ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए जो आज की डेट में प्रोग्रेसिव स्टूडेंट हैं वो आफ्टर 12th ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं यूपीएससी को लेकर। ग्रेजुएशन के साथ तैयारी आराम से की जा सकती है, स्टेप बाय स्टेप चला जा सकता है, लेवल बाय लेवल चला जा सकता है, और इससे उनको बहुत बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे हमने कॉन्सेप्टर बैच शुरू किया। कॉन्सेप्टर बैच बेसिकली आफ्टर 12th बच्चों के लिए है। अब ये मैंने बैच पूरे नॉर्थ इंडिया में, जब मैं अलग अलग इंस्टीट्यूट में गया, उनसे मिला, उन बच्चों से जो मैंने फीडबैक लिया कि उनको तैयारी में क्या डिफिकल्ट हुई, इसके बाद मैंने ये बैच को बनाया जिसमें हम लेवल बाय लेवल चलते हैं। यानी कि आफ्टर 12th आप पहले अपना लेवल 1 कंप्लीट करते हैं, तो उसमें जो फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ हम उसको जोड़ते हैं। हम उनको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि बेसिकली कॉन्सेप्ट होता क्या है, इंटरेस्ट कैसे डेवलप किया जाता है। प्लस ये मैंने महसूस किया है एनएलपी ट्रेनर होने के नाते कि आप सिर्फ एजुकेशन पे ही फोकस मत करिए, साथ साथ अपनी स्किल्स को भी लेकर आइए। अब स्किल्स में आपकी रीडिंग स्किल्स क्या हैं, आप सोचते कैसे हैं, आपका एनालिटिकल पावर कैसी है, न्यूज़पेपर आप कैसे पढ़ते हैं, आप जो है वो नोट्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि बहुत लार्जर सब्जेक्ट्स को आपको कवर करना पड़ता है। फिर जब आपका फंडामेंटल तैयार हो जाता है तब आप लेवल 2 में जाते हैं, फिर लेवल 3 में जाते हैं। तो इस तरह से लेवल बाय लेवल आपकी ग्रेजुएशन के साथ वो तैयारी आपको कराता है, और बिना प्रेशर के, मतलब जिसे बिना प्रेशर को डील किए और आप सीधे उसको एंजॉय करते हुए अपनी पढ़ाई को सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। इसी को हमने कॉन्सेप्टर नाम दिया है। तो बहुत ही साइंटिफिक बैच, और इसमें आज बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं, बहुत सक्सेस को मिली है। और वो बच्चे, उसको मैं जनरली कई बार डायरेक्टर्स बैच भी बोलता हूँ कि वो मेरा अपना बैच है जहाँ पर मैं बच्चों से कहता हूँ कि मैं आपको तैयार करता हूँ। एक होता है पढ़ाने का बैच, एक होता है तैयार करने का बैच। तो वो मुझे उसमें समय मिलता है, और मैं उसमें उनकी पूरी पर्सनालिटी पर काम करता हूँ कि एक ऑफिसर एक पर्सनालिटी होता है। जनरली आप इंजीनियर अगर आप देखेंगे या डॉक्टर, तो एक सेट ऑफ उसके पास काम होता है, वो उसमें ट्रेंड होता है, उसमें दक्ष होता है। लेकिन ऑफिसर को देखेंगे तो हर दिन नई चुनौतियां आ रही हैं, हर दिन उसके पास ऐसी सिचुएशन आती है जिसके पास निपटने का उसके पास कोई तरीका नहीं होता है। वहाँ पर उसको अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसको तुरंत डिसीजन लेने पड़ते हैं। तो ये एक पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। इसीलिए यूपीएससी में आपने देखा होगा कि बहुत से सेकेंड डिवीजन स्टूडेंट जिनका बहुत ही ब्राइट बैकग्राउंड नहीं है फिर भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं। उसका रीज़न ये कि इस एग्ज़ाम का नेचर बिल्कुल अलग है। तो हम उस नेचर के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्टर बैच में आपको प्रिपेयर करते हैं, और डेफिनेटली ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ऐसे भी पेरेंट्स हमें मिले, लोग मिले, बोले अभी हमें इतनी जल्दी क्यों तैयारी करना है। लेकिन पिछले 2-3 सालों में हमने देखा एक बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है, पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, कि जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चे खुद कह रहे हैं कि नहीं, ये राइट टाइम है हमारी प्रिपरेशन करने का। और ये रिकमेंडेशन जो यूपीएससी की आई है उसमें भी ये बात कही गई है कि इस एज में बच्चे बहुत ही फ्रेश माइंड होते हैं, बहुत अच्छा सीखते हैं। तो आपको भी इस बारे में बहुत ध्यान से सोचना चाहिए और तैयारी को जल्दी शुरू कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस तमाम जानकारी के लिए। मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि ओजांकियन से नहीं बल्कि मैं भी फ़ैन हो गई, क्योंकि मैंने आपसे सिर्फ एक सवाल किया था और आपने इतने सारे ऑप्शंस, इतने सारे जवाब एक ही जवाब में दे दिए। तो कहीं ना कहीं 12th के जो स्टूडेंट्स इतने कंफ्यूज होते हैं, इस वीडियो के बाद उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे कि उन्हें आगे करना क्या है। उनकी कन्फ्यूजन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि हमारे ओजांकियंस और हमारे जो दर्शक हैं उनको उनके सवाल के जवाब मिल ही गए होंगे। लेकिन सर एक और चीज़ बोलूँगी कि मैं या फिर ओजांकियंस जो हैं आपका पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो ओजांकियंस हैं उनके पास इतने अच्छे और इतने सारे सवाल हैं कि उनके जवाब आपको रोज़ाना देने ही होंगे। बिल्कुल, सवालों का जवाब देने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ, और ये एक मिलजुल कर चलने का सफ़र है। और जब इंसान को उसके सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाते हैं तो उसको रास्ता भी दिखना शुरू हो जाता है। और ओजांग फाउंडेशन का हमेशा ये प्रयास रहा है कि आपको आपके रास्ते तक पहुंचाया जाए। अंधेरे होते हैं, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, लेकिन होनहार वो होते हैं जो इन अंधेरों में भी अपने कदम को बढ़ाए रखते हैं। कदम को बढ़ाते रहिए, रोशनी का एक कतरा भी आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए काफ़ी है। और अगर हम वो कतरा बन पाए तो अपने आप को हम बहुत भाग्यशाली समझेंगे। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और
आप और इस तरह प्रश्न भेजते रहिए और मैं अपने जो भी उत्तर हैं सारगर्भित तरीके से आप तक पहुंचाने का प्रयास ज़रूर करूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों बिल्कुल परेशान ना हो, आपके तमाम सवाल परेशानियों का हल के लिए हमारे साथ खुद रोजाना जुड़ेंगे उजान सर, ताकि वो आपके सवालों के जवाब बेबाकी से दे पाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए सवाल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।